वॉइस नहीं आ रही, अच्छा से बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। अब ठीक है बेटा, मोनिका और माँ सभी बच्चों गुड इवनिंग बेटा। फिर ये बता रहे हैं 2 वॉइस नहीं आ जाएगी बेटा। देखें यहाँ दिया हुआ अप्रैल 1996, अप्रैल 2001, अप्रैल 2006 और अप्रैल 2012। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ सही ऑप्शन होने वाला है सेकंड, अप्रैल 2001 को। जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2001 में। चलो बेटा, मोनिका और माँ गुड इवनिंग बेटा। तानसेन लवर बता रहे हैं बी बिल्कुल सही है बेटा, आपका जिसने भी बताया उसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना आइसिनिया फोजिडा। बेटा केचुए की प्रजाति है, केचुए की प्रजाति है जो राजस्थान की कंडीशन के लिए उपयुक्त रहती है, राजस्थान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। केचुए का रंग होता है, इस प्रजाति के केचुए का रंग कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन और फ्यूचर, राम राम साहब, दिग्विजय सिंह जी राम राम। भरतलाल डामोर बेटा बी बता रहे हैं। राहुल जी का लाडला चिंटू आज आ गया काफी दिनों बाद, बता रहा है रेड। तो यहाँ कौन सा होगा? लाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा बेटा। बता दें आपको जो आइसिनिया फोर्टिडा है, आइसिनिया फोर्टिडा है राजस्थान की परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसकी जो प्रजाति है ये कौन सी प्रकृति का है? यह है एपिजिक, एपिजिक प्रजाति का है। मतलब ये भूमि में कितने मीटर गहराई तक? 1 मीटर गहराई तक। ये भूमि में 1 मीटर गहराई तक रहता है। और कह दें ये 90% ऑर्गेनिक मैटर और 10% सोइल को खाता है। आइसिनिया फोर्टिडा राजस्थान के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मृदा अपटेक करता है। उसके बाद ये वर्मी कास्टिंग, वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। चलो यहाँ ऑप्शन होगा बी, रेड कलर। अगला जो अपना प्रश्न है वो है राजस्थान की परिस्थितियों के में वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु केचुए की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? कौन सी प्रजाति है? मैंने कुछ तो बता दिया था अभी। सोनू कुमाऊ जी, जय ज्वाला माता बेटा। बतलाल डामोर, एंडोजिक, डायोजिक। हाँ बेटा तीनों ही प्रजातियां होती है, एपिजिक भी होती है, एंडोजिक भी होती है और डायोजिक भी होती है। चिंटू बता रहे हैं बेटा 4, ताराचंद चौधरी 4 बता रहे हैं, सोनू कुमाऊ बेटा 4 बता रहे हैं, भरतलाल डामोर 4 बता रहे हैं, प्रिया कुमाऊ बेटा 4 बता रहे हैं, विजयपाल जी डी बता रहे हैं, सोनू कुमावत 4 बता रहे हैं। यहाँ देखे बेटा पहला है पेरिनिप्स, पेरिनिड्स, आर्बोकोली, फेरेटिमा इलोंगेटा और आइसिनिया फोर्टिडा। तो ये कौन सा रहेगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर आइसिनिया फोर्टिडा नहीं है तो कौन सा रहेगा फिर? फेरेटिमा इलोंगेटा। सेकंड ऑप्शन ये सही माना जाएगा। तो फर्स्ट में कौन सा होगा? आइसिनिया फोर्टिडा। जीतू राजपूत बेटा गुड इवनिंग। जीतू राजपूत जी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल बेटा डी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है जल निकास में किस प्रजाति के केचुए उपयुक्त हैं? जल निकास के लिए, जल निकास के लिए मतलब गहराई, गहराई जितनी अधिक होगी उतना ही जल निकास क्या होगा? अधिक होगा। बताएं जल्दी से। सोल अधिक खाता है? नहीं बेटा, भरतलाल डामोर जी कार्बनिक पदार्थ अधिक खाता है, सोइल कम खाता है। सभी बच्चे बता रहे हैं डी, कुछ बता रहे हैं सी, कुछ बता रहे हैं 2। बेटा बता दो आपको जो एपीजी केचुआ है वो 1 मीटर गहराई तक रहता है, डायोजिक रहता है बेटा 3 मीटर की गहराई तक, एंडोजिक रहता है 1 से 3 मीटर, 1 से लेकर 3 मीटर। अब बताएं कौन सा बेस्ट रहेगा? भरतलाल डामोर जी बता रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हेमा भाई मीना बेटा सी बता रहे हैं, शिवम जी बता रहे हैं डी, तानसेन लवर डी बता रहे हैं। बेटा यहां मैं आपको बता दूं यहां कौन सा बेस्ट रहेगा? डायोजिक। कौन सा बेस्ट रहेगा? डायोजिक। भूमि में सबसे अधिक गहराई में कौन सा रहता है? डायोजिक रहता है। सेकंड ऑप्शन। भूई मौर्य बेटा बिल्कुल सही बता रहे हैं। चिंटू कह रहे हैं फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दो। बेटा सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ताराचंद बता रहे हैं 2, यहाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, डायोजिक। ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है आपके सामने, देखें केचुए में कौन सी प्रजाति भूमि में गहरी सुरंग 3 मीटर से अधिक बनाती है? इनमें से कौन सी प्रजाति है जो गहरी सुरंग बनाती है? मैंने अभी जस्ट बता दिया। धर्मराज बेटा 2 बता रहे हैं, अच्छा पिछले प्रश्न के लिए था, सही है बेटा आपका। चिंटू बता रहा है 1, भरतलाल डामोर जी 1 बता रहे हैं, सोनू कुमार बेटा 1 बता रहे हैं, धर्मराज जाट 1। धर्मराज आज 1 बता रहे हैं बेटा, कल जवाब नहीं आया था धर्मराज जी का, कल जवाब ही नहीं आया था, कहाँ चले गए थे? प्रिया कुमार बेटा 1 बता रहे हैं, विजय बेटा 1 बता रहे हैं, सोनू कुमार, तानसेन और सही बच्चे बता रहे हैं 1। तो यहाँ कौन सा होगा? डायोजिक।
डायोजिक रहेगा 3 मीटर से अधिक गहराई पर, एपीजिक रहेगा 1 मीटर और एंडोजिक रहेगा 1 से 3 मीटर। ये दोनों के बीच का है बेटा, एपीजिक और डायोजिक दोनों के बीच का होता है। पायल जाट गुड इवनिंग बेटा, कल्पना धाकड़ राम राम, सभी बच्चों को राम राम बेटा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना, एपीजिक केचुए भूमि में कितने मीटर गहराई तक रहते हैं? एपीजिक बहुत बार बता दिया बेटा, एपीजिक केचुआ मैंने बता दिया, एपीजिक बता भी दिया कौन सा होता है, आइसिनिया फोएटिडा। कौन सा होता है? आइसिनिया फोएटिडा, एपीजिक प्रजाति का है। तबियत डाउन हो गई थी सर, कोई बात नहीं बेटा। पायल बेटा एक बता रहे हैं, जीतू राजपूत जी एक बता रहे हैं, धर्मराज जाट एक बता रहे हैं, हेमा भाई मीणा बेटा एक बता रहे हैं, सोनू कुंभावत, पूजा, सोनू कुमावत, प्रहलाद डामोर, पायल सभी बच्चे बता रहे हैं एक। तो यहाँ सही कौन सा होगा? 1 मीटर। जो एपीजिक प्रजाति का केचुआ है वो 1 मीटर। ध्यान रखना ये 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मृदा। एपीजिक प्रजाति का केचुआ 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मृदा। शिवम जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, पायल बेटा एक बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, प्रकृति में लगभग केचुए की कितनी प्रजातियां लाभकारी पाई जाती है? प्रजातियां बेटा आपको बता दूं लगभग 2500 प्रजातियां हैं, इनसे भी अधिक होगी। प्रकृति में 2500 प्रजातियां हैं, इनमें से लाभदायक कौन सी है? कितनी है? 743, 169, 169, 553, 293। कितनी प्रजातियां लाभदायक है? सावरमल भाकर जी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चिंटू बता रहा है 293, कुछ बच्चे एक बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 4 बता रहे हैं। मोनिका वर्मा बेटा डी बता रहे हैं, जीतू राजपूत जी डी बता रहे हैं, सोनू कुमावत डी बता रहे हैं, विजयपाल बेटा डी बता रहे हैं, हेमा भाई मीणा डी बता रहे हैं, मोनिका, पायल, भरत, सोनू, विजय सही बच्चे बता रहे हैं डी। तो यहाँ कौन सा होगा? 293। 293 प्रजातियां हैं जो लाभदायक है और लगभग प्रजातियां कितनी है? 2500 के आसपास टोटल प्रजातियां हैं प्रकृति में केचुए की। स्वामी बाकर जो 27, 37 में 4 बिल्कुल सही बेटा। सावरमल जी बिल्कुल सही बता रहे बेटा। अगला जो अपना प्रश्न है, केचुओं द्वारा कौन से पादप वर्धी नियंत्रक हार्मोन का स्त्राव करता है? केचुआ कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादप वर्धी हार्मोन का स्त्राव करता है? केचुआ जल्दी से बताएं बेटा। पहला है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या इथाइलिन। केचुआ कौन से हार्मोन का स्त्राव करता है? विजय बेटा एक बता रहे हैं, सोनू कुमावत एक बता रहे हैं, विजय एक बता रहे हैं, प्रिया कुमावत बेटा एक बता रहे हैं, पायल जी एक बता रहे हैं, भरत एक बता रहे हैं, सोनू कुमावत, हेमाबाई मीणा, विजय, पायल, जीतू सभी बच्चे बता रहे हैं एक। तो यहाँ सही होगा ऑक्सीन। कौन सा सही होगा? ऑक्सीन। केचुए द्वारा कौन से पादप वर्धी नियंत्रक? तो केचुआ करता है ऑक्सीन। सैनी जी नमस्कार बेटा, सैनी जी को राम राम। अगला है अपना, वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में एक्टिनोमाइसीट कितना होता है? FYM की तुलना में, FYM से तुलना करते हैं हम वर्मी कंपोस्ट की, तो कितना अधिक पाया जाता है? बताएं जल्दी से। 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना? सभी बच्चे बता रहे हैं 1, तो यहां होगा 2 गुना। 39 बता रहे हैं सभी बच्चे, 1 बता रहे हैं। पायल बेटा भी बता रहे हैं, मतलब 4 गुना बता रहे हैं। धर्मराज जाट बेटा 1 बता रहे हैं, प्रिया कुमावत बेटा बता रहे हैं 3, सी बता रहे हैं बेटा। आपको बता दूं 8 गुना। गोबर की खाद की अपेक्षा FYM की अपेक्षा वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना 8 टाइम एक्स्ट्रा कहता है क्या है? एक्टिनोमाइसीट। 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीट पाया जाता है। तानसेन लवर का बिल्कुल सही है बेटा आपका। सेन जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। शंकर काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे हो बेटा। 8 गुना बिल्कुल सही बेटा आपका, काफी दिनों बाद आए हैं। सैनी जी का भी जवाब कुछ दिनों बाद आया है, 8 गुना बिल्कुल सही बेटा। ये तो राजपूत जी बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। कुछ बच्चे काफी दिनों बाद दिख रहे हैं, आज कहां चले गए थे बीच में। अगला है अपना, केचुओं द्वारा कृषि अपशिष्टों को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो केचुए अपशिष्टों को पचाकर, कृषि अपशिष्टों को पचाकर या मृदा को पचाकर जो खाद बनाते हैं, उस खाद को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। धर्मराज जाट बेटा 3 बता रहे हैं, सोनू कुमावत 3 बता रहे हैं, पायल बेटा 3 बता रहे हैं, सोनू 3 बता रहे हैं, चिंटू बेटा 3 बता रहे हैं, विजय सिंह 3 बता रहे हैं, पायल भी 3 बता रहे हैं। हाँ सर सही कहा, ओके बेटा। चलो
यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। बता दे बेटा, जो केचुए का अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसे कहा जाता है वर्मी कास्टिंग। क्या कहा जाता है? वर्मी कास्टिंग। यही वर्मी कास्टिंग क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और जो अपशिष्ट पदार्थ देता है वो सित्तियों के रूप में, हम कह सकते हैं सित्तियां या गोलिकाओं के रूप में देता है। सित्तियां या गोलिकाओं के रूप में अपशिष्ट पदार्थ त्यागता है, जिसे वर्मी कास्टिंग कहा जाता है। यही क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। सैनी बिल्कुल सही बेटा आपका, वर्मी कंपोस्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना, नेडेफ विधि में टैंक भरने का कार्य कितने समय में पूर्ण हो जाता है? नेडेफ विधि कौन सी है? वही है जो महाराष्ट्र की प्रचलन में थी। महाराष्ट्र, एक किसान थे जिन्हें नाडेप काका कहा जाता था। नाडेप काका, इनका पूरा नाम है नारायण देवराव पंडरी, या कई बार इनको पांडे भी लिखते हैं। नारायण देवराव पंडित। सभी बच्चे बता रहे हैं सी। तो यहाँ जो सही समय होगा वो होगा 48 घंटे। नेडेप विधि में जो टैंक भरा जाता है, उस टैंक को कंप्लीट बनने में 48 घंटे, 48 घंटे 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन में पूरा भर देना चाहिए। ये नेडेप विधि का आविष्कार किसने किया था? महाराष्ट्र में किया था। किसान थे नारायण देवराव पंडरी। हाँ, ये नारायण देवराव नाडेप काका द्वारा विकसित की गई थी और ये महाराष्ट्र में विकसित की गई थी। यहाँ जो सही जवाब होगा होगा थर्ड। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, कंपोस्ट तैयार करने की नाडेप विधि कहाँ विकसित की गई? कंपोस्ट तैयार करने की नाडेप विधि कहाँ पर विकसित की गई? जल्दी से बताएं बेटा। बेंगलोर, उत्तर प्रदेश, इंदौर या महाराष्ट्र? बहुत इजी प्रश्न है, मैंने पीछे बता दिया। प्रिया बेटा 4 बता रहे हैं, धर्मराज जाट 4 बता रहे हैं, चिंटू बेटा 4 बता रहे हैं, राहुल सर का लाडला चिंटू महाराष्ट्र बता रहा है, जीतू राजपूत जी डी बता रहे हैं, धर्मराज जाट, शिवम कुमार जी सभी बच्चे बता रहे हैं डी। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा डी, महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। आज प्रश्न बहुत इजी है। अगला है, कंपोस्ट तैयार करने की बेंगलोर विधि में कंपोस्ट कौन सी दशा में तैयार होता है? बेटा बता दूं आपको, कंपोस्ट की 2 दशाएं होती है, वायवीय और अवायवीय। प्रकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं कक्षा 11वीं में बायोलॉजी है बेटा, 12वीं में एग्रीकल्चर ले सकते हैं। जिस भी बच्चे के क्लास 11th में बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, वो एग्रीकल्चर ले सकता है बेटा, कोई डाउट नहीं, एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं आराम से। यहां से बच्चों का जवाब आ रहा है बी, कुछ बच्चे बता रहे हैं सी। बेटा कंडीशंस हो सकती है कंपोस्ट तैयार करने जो बेंगलोर विधि है, या तो वायवीय हो सकती है या अवायवीय, दोनों नहीं हो सकती। या तो वायवीय है या अवायवीय, दोनों कभी नहीं होती बेटा। या तो वायवीय है या अवायवीय। बी एस मोटिव बसंत स्वामी जी गुड इवनिंग बेटा, बसंत स्वामी जी गुड इवनिंग। पायल बेटा बता रहे हैं बी। तो बता दें आपको बेटा, ये कौन सी विधि है? अवायवीय। कौन सी विधि है? अवायवीय विधि है। कंपोस्ट तैयार करने की बेंगलोर विधि है अवायवीय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विजयपाल बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। कुसुमलता बेटा बी बता रहे हैं, सही है। सांवरमल भाकर जी आपका 2 जवाब सही है। सोनू कुमार जी बिल्कुल सही बेटा। तानसेन लौर बता रहे हैं बी। ओके बेटा, तो यहां सही जवाब होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, कंपोस्ट तैयार करने की बेंगलोर विधि का विकास किसने किया था? ये कंपोस्ट तैयार करने की बेंगलोर विधि रुडोल्फ स्टेनर, ए होवार्ड, ये संत डीवार्ड, सी एन आचार्य, ए वी देसाई और टी डी विश्वास? बताएं किसने किया था कंपोस्ट बेंगलोर विधि का आविष्कार? सभी बच्चे बताएं। 3 बता रहे हैं बेटा। एक विधि थी FYM की, FYM की विधि थी, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? CN आचार्य। जो बेंगलोर विधि का आविष्कार किया था किसने? CN आचार्य ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा बेटा। हर्षवर्धन गुर्जर जी बेटा सी बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा आपका जवाब सही है। नेहा प्रजापति डी बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा सही बता रहे हैं आप। बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब सही है डी, सॉरी सी जवाब सही है, CN आचार्य। यहां बता बेटा CN आचार्य ने एक FYM का मेथड बताया था, गोबरी खाद तैयार करने की। कौन सी विधि बताया? कल मैंने बताई थी
CN आचार्य द्वारा, कन्हैया प्रसाद पूछ रहे हैं बेटा, CN आचार्य द्वारा गोबरी खाद तैयार करने की कौन सी विधि तैयार की थी या कौन सी विधि विकसित की थी गोबर की खाद की? CN आचार्य द्वारा। बट आपको बता दूं मैं कौन कौन सी विधियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए है वर्तमान प्रचलित विधि, दूसरी है बेटा संशोधित गड्ढा विधि, संशोधित गड्ढा विधि, और तीसरी है ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि बता दें, ट्रेंच विधि, काई विधि, चलो खाई विधि बिल्कुल सही बता रहे बेटा। ट्रेंच को कहा जाता है खाई विधि। तो यहां जो सही जवाब होगा वो होगा कौन सा? तीसरा, ट्रेंच विधि। गोबरी खाद बनाने की ट्रेंच विधि का आविष्कार किसने किया था? CN आचार्य ने। बेंगलोर विधि का भी आविष्कार किसने किया था? CN आचार्य। तो यहां जो सही जवाब होगा वो होगा थर्ड, सी, CN आचार्य। चलो अगली क्लास पर्सन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला जो अपना पर्सन है वो है कंपोस्ट तैयार करने की इंदौर विधि। विकास किसने किया था? इंदौर विधि का विकास किसने किया था? जल्दी से बताएं, इंदौर विधि का विकास किसने किया था? तानसेन लवल राम राम बेटा। हेमा भाई बेटा सी बता रहे हैं, प्रिया बेटा 2 बता रहे हैं, विजयपाल जी 2 बता रहे हैं, लगभग बच्चे बता रहे हैं 2, मोनिका वर्मा बेटा 2 बता रहे हैं, धर्मराज जाट, सोनू कुमावत, जीतू राजपूत जी, विजय सोन, कार्तिक सोनकर, काफी दिनों बाद दिखाई दिए बेटा। हेमा भाई मीणा, जीतू राजपूत जी, कुसुम लता, कन्हैया प्रसाद, पायल, सभी बच्चे बता रहे हैं बी। तो यहाँ सही जवाब होगा ए होवार्ड और ये सख्त डी वार्ड। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंदौर विधि का आविष्कार किसने किया था? इंदौर मध्य प्रदेश में ए होवार्ड और ये सख्त डी वार्ड ने किया था। ए होवार्ड और ये सख्त डी वार्ड ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा बेटा। सभी बच्चों का जवाब यहाँ बिल्कुल सही है बी, ए होवार्ड और ये सख्त डी वार्ड। अगला है अपना साधारणतः सभी फसलों में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की मात्रा प्रयोग करते हैं। सामान्य फसलों की बात हो रही है, फसलों की बात हो रही है। फसलों में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? चिंटू बता रहे हैं बेटा 2, कल्पना धाकड़ बेटा 2 बता रहे हैं, सैनी जी बेटा 2 बता रहे हैं, कार्तिक सोनकर 2 बता रहे हैं, प्रदीप मीणा जी बेटा 2 बता रहे हैं, कन्हैया प्रसाद भी 2 बता रहे हैं, प्रिया कुमावत, हेमा भाई मीणा, मोनिका वर्मा, नेहा प्रजापत, सांवरमल भाकर, बरतलाल डामोर, चिंटू बता रहे हैं 10 से 15 टन, तानसेन लवर, सभी बच्चे बता रहे हैं बी, कुसुमलता, कल्पना धाकड़, सभी बच्चे बता रहे हैं बी। तो यहाँ कौन सा होगा? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। अगर यही बात बेटा फसलों की न पूछकर सब्जियों की पूछ ले, सब्जियों के लिए पूछे तो कितना टन होगा बताएं? सब्जियों के लिए कौन सा सही रहेगा? धर्मराज जाट बिल्कुल 2 बेटा आपका सही है। सब्जियों के लिए कौन सा सही रहेगा? चिंटू बता रहे हैं 3, कन्हैया प्रसाद जी बता रहे हैं 3, मोनिका वर्मा वेजिटेबल 25 टू 25, धर्मराज जाट 20 से 25 बता रहे हैं, प्रिया बेटा 20 से 25 बता रहे हैं, कन्हैया प्रसाद, बरतलाल डामोर, विजय, तानसेन लवर, नेहा प्रजापति, सभी बच्चे बता रहे हैं सी। तो यहाँ कौन सा होगा? सब्जियों के लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सही रहता है। कौन सा रहेगा? 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। जिन फसलों को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है उनको 20 टन से अधिक, 20 टन से अधिक। जिन पौधों को कम आवश्यकता होती है उनको 20 टन से कम। अगर यही बात बेटा शुष्क क्षेत्रों के लिए पूछ ले, शुष्क क्षेत्रों के लिए बताएं, या शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग के लिए पूछे तो कितना होगा? ड्राई फार्मिंग के लिए कितना होगा बताएं जल्दी से, ड्राई फार्मिंग के लिए कितना होगा? शुष्क कृषि के लिए कितना होगा गोबरी खाद? 30 से 35। बट आपको बता दूं अगर ड्राई फार्मिंग शुष्क कृषि करनी होती है, शुष्क कृषि जहां की जाती है या ड्राई क्षेत्र होता है वहां खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक की 1/2 मात्रा काम में लेते हैं। देख ले, खाद और उर्वरक की 1/2 मात्रा काम में लेते हैं। अब कितना होगा?
खाद और उर्वरक की 1/2 मात्रा काम में लेते हैं? हेमा भाई मीना बता रहे 30 से 35, कुछ बच्चे बता रहे हैं सी। बट आपको बता दूं जो शुष्क क्षेत्रों की फसलें हैं वहां लेते हैं 10 टन प्रति हेक्टेयर। कितना लेंगे? 10 टन प्रति हेक्टेयर। हेमराज बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा, नेहा प्रजापति बिल्कुल सही बता रहे हैं, कल्पना जी बेटा सी बता रहे हैं। तो यहाँ कितना होगा? लगभग 10 से 12 टन। सामान्य शुष्क क्षेत्रों में लेते हैं 10 से 12 टन। उन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, पानी की कमी का मतलब है वहां कार्बनिक खादों का उपयोग है, जितने भी रसायन प्रयोग है उनका कम से कम उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न अपना, गोबर की खाद का प्रयोग बुआई के कितने समय पूर्व करना चाहिए? पहली चीज, गोबर की खाद मतलब पूर्ण सड़ी हुई, बताएं कितने समय पूर्व करना चाहिए प्रयोग? विजेश बेटा 3 बता रहे हैं, हेमा भाई मीणा बेटा 1 बता रहे हैं, शिवम जी 1 बता रहे हैं, कल्पना धाकड़ बेटा बी बता रहे हैं, नेहा प्रजापति 1 बता रहे हैं, सावरमल बेटा 1 बता रहे हैं, हेमराज जाट 1 बता रहे हैं, कल्पना बेटा 2 बता रहे हैं, धर्मराज जाट, प्रिया कुमावत, सैनी जी 1 मंथ। तो बेटा यहाँ सही होगा 1 मंथ पूर्व। कौन सा होगा? 1 मंथ पूर्व है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फसल की बुआई के 1 महीने पहले मृदा में FYM मिला जाती है। अब बेटा देखें, FYM पूर्ण रूप से सड़ी हुई होनी चाहिए, ये तो है। अगर अर्ध पकी होगी या पूर्ण रूप से सड़ी हुई नहीं होगी तो ध्यान रखना बेटा दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर गोबर की खाद पूर्ण रूप से सड़ी हुई नहीं है तो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है, और दीमक के प्रकोप के लिए क्या मिलाया जाता है? रसायन काम आएंगे क्लोरीपाइरिपोस। दीमक के लिए कौन सा काम आता है? क्लोरीपाइरिपोस रसायन काम में लेते हैं। सैनी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज का एक गलत हो गया, हो जाता है बेटा, कल्पना हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ था। अब बात करते हैं पूर्ण सड़ी हुई गोबर खाद की विशेषता क्या होती है। पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर खाद की विशेषता क्या होती है बेटा? ध्यान रखना, एक तो दुर्गंध रहित होती है, पहली चीज क्या रहेगी? दुर्गंध रहित। दूसरी क्या होगी? भुरभुरी रहेगी, कोई भी कण चिपका हुआ नहीं रहेगा, सारी खाद क्या होगी? बिखरी हुई रहेगी, भुरभुरी होगी। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या रहेगी इसकी? ये हल्के भूरे रंग की होगी। पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद है, दुर्गंध रहित होगी, भुरभुरी होगी और हल्के भूरे रंग की होगी। चलो बेटा, कल्पना धाकड़ बेटा 1 बता रहे हैं। चलो सभी बच्चों का जवाब फर्स्ट था बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच या नाली विधि किस आकार के होते हैं? ये बताया था। ट्रेंच विधि का आविष्कार किया था बेटा CN आचार्य ने। ट्रेंच विधि का आविष्कार किया था CN आचार्य ने। ट्रेंच विधि का आविष्कार किया था CN आचार्य ने। इसमें बेटा बता दें, ट्रेंच की जो खाली होती है नालियों की साइज कितनी रखी जाती है? सभी बच्चे बता रहे हैं 2, 6 × 1.5 × 1 मीटर। यहां सही जवाब होगा, तानसेन लवर भी बता रहे हैं, विजय, कल्पना, कुसुमलता, सभी बच्चे बता रहे हैं बी। तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 6 × 1.5 × 1 मीटर। अब ध्यान रखना बेटा, कोई भी हो, कोई भी विधि हो, चाहे FYM की हो, कंपोस्ट की हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट की, कभी भी गहराई 1 मीटर से अधिक नहीं रखेंगे। कभी भी गहराई 1 मीटर से अधिक नहीं रखी जाए। दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। फिर बचे 1 मीटर गहराई इतनी रहेगी। अगर बात करते हैं कौन सी? वर्तमान प्रचलित विधि या संशोधित गड्ढा विधि? संशोधित गड्ढा विधि, दोनों में कितनी रखे हैं? 3 × 2 × 1 मीटर। और ट्रेंच विधि में रखा है 6 × 1.5 × 1 मीटर। गहराई कभी भी 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सभी बच्चों का जो जवाब है वो सेकंड है, और सेकंड बिल्कुल सही था। कन्हैया प्रसाद मौर्य, नेहा प्रजापति, कुसुमलता, सभी बच्चों का जवाब सही था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना, गोबर की खाद तैयार करने की संशोधित गड्ढा विधि में एक पशु के लिए कितने आकार का गड्ढा खोदते हैं? एक पशु के लिए गड्ढे का आकार कितना होगा संशोधित गड्ढा विधि में? जल्दी से बता दें, संशोधित गड्ढा विधि में गड्ढे का आकार एक पशु के लिए गड्ढे का आकार कितना होगा? जल्दी से बता दें। सभी बच्चे बता रहे हैं 1, तो यहां सही कौन सा होगा?
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 3 × 1 × 1 मीटर, ये मैंने बताया था 6 मीटर, ये दो तो बैठेगा ही नहीं। और ये किसके लिए था? ट्रेंच विधि के लिए था। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो का कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सोनू कुमावत बिल्कुल सही होता है, कन्हैया प्रसाद मौर्य बिल्कुल सही है बेटा आपका, नेहा प्रजापत, कुसुमलता मेवाड़ा बिल्कुल सही बता रहे बेटा, सोनू कुमावत, कल्पना धाकड़, सही बच्चों का फर्स्ट जवाब है बिल्कुल सही है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है पशुओं के मूत्र का मुख्य अवयव है। पशुओं का जो मूत्र होता है उसमें क्या पाया जाता है? अमोनिया होगा, नाइट्रेट होगा, अमोनिया नाइट्रेट दोनों होंगे, या यूरिया? पशुओं के मूत्र में क्या पाया जाता है? राहुल जगह चिंटू बेटा 4 बता रहे हैं, कल्पना बेटा 4 बता रहे हैं, कुसुमलता बेटा डी बता रहे हैं, बनवारी लाल जी बेटा 4 बता रहे हैं, जीतू राजपूत जी डी बता रहे हैं, हेमराज जाट बेटा 4 बता रहे हैं, हेमाबाई मीणा बेटा डी बता रहे हैं, धर्मराज जाट डी बता रहे हैं, प्रदीप मीणा, जीतू राजपूत जी, कुसुमलता, जीतू राजपूत, सोनू कुमार, सभी बच्चे बता रहे हैं डी। तो यहाँ कौन सा होगा? यूरिया, या हम कर सकते हैं यूरिन। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पशुओं के मूत्र में जो अवयव पाया जाता है वो कौन सा है? यूरिन, यूरिया पाया जाता है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है हरी खाद के लिए गंवार की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। मैं बेटा आपको बता दूं, हरी खाद कहते किसे? सबसे पहले बता दो एक बार, यूरिया सही बता रहे हैं हम। सबसे पहले जवाब आया है हेमराज, प्रिया कुमार बेटा 3 बता रहे हैं, हेमराज जाट 3 बता रहे हैं, धर्मराज जाट बेटा 3 बता रहे हैं, राहुल सर का लाडला 20 से 25 बता रहा है, कल्पना धाकड़ बेटा भी बता रहे हैं, सैनी जी हाँ बेटा, जीतू राजपूत जी सी बता रहे हैं, जीतू राजपूत जी, भरतलाल डामोर, धर्मराज जाट, नेहा प्रजापत, कुसुमलता, प्रदीप मीणा, स्वामी सावरमल, सभी बच्चे बता रहे हैं बी बता रहे हैं। और यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? सी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बता दो बेटा आपको हरी खाद क्या होती है? हरी खाद होती है ऐसी अदलनी या दलहनी फसलें। आदित्य प्रताप जी राम राम बेटा नमस्कार। हरी खाद होती है ऐसी फसलें, या वो तो हो सकती है दलहनी भी और अदलहनी, कोई सी भी हो, दलहनी या अदलहनी फसलें, जिनको पुष्पन की अवस्था में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए मृदा में मिला दिया जाता है। ऐसी फसलें, हाँ ऐसी फसलें जो दलहनी हो सकती है और अदलहनी हो सकती है, जिनको कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए मृदा में मिलाया जाता है पुष्पन अवस्था में, उन्हें क्या कहेंगे? हरी खाद। अब बात करें हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल, हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है वो कौन सी है? ढेंचा। कौन सी है? ढेंचा। अगर यही बात पूछे लवणीय क्षारीय क्षेत्रों के लिए तो कौन सी होगी? ढेंचा। अगर यही बात राजस्थान के लिए पूछ ले तो बेटा कौन सी होगी? गंवार। अगर यही बात पूछ ले हरी खाद और रेसे के लिए तो कौन सी होगी? सनई। इन चीजों का ध्यान रखना चाहूंगा। हरी खाद का मतलब होता है कोई भी फसल है, कोई पौधा है जिसको दलहनी हो सकता है और अदलहनी पुष्पन अवस्था में मृदा में मिलाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हरी खाद। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा की बौद्धिकता में सुधार करता है। यहाँ जो सही जवाब था वो था कितना? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है हरी खाद के लिए ढेंचा की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। हरी खाद के लिए ढेंचा की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? संजय धान में ढेंचा, प्रिया बेटा 1 बता रहे हैं, जीतू जी बता रहे हैं 2, प्रदीप मीणा बेटा भी बता रहे हैं। बेटा ढेंचा की हरी खाद के लिए बीज दर, यहां जो सही जवाब होने वाला है वो है फर्स्ट, 60 से 80 किलोग्राम। हरी खाद के लिए ढेंचा के बीज दर कितने लेते हैं? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। सैनी बताया 40 से 50, नहीं बेटा हरी खाद के लेते हैं 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। विजय बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा, कल्पना धाकड़ सही है, धर्मराज जाट बिल्कुल सही बेटा आपका, जीतू राजपूत जी, आदित्य प्रताप जी बिल्कुल सही बेटा, जिसका 60 से 80 है वो सही है। सावरमल बाकर जी बिल्कुल सही बेटा आपका, नेहा प्रजापत का एक जवाब बिल्कुल सही है, विजयपाल जी बिल्कुल 60 से 80 सही है आपका बेटा, कन्हैया प्रसाद जी बिल्कुल बेटा सही है, पायल जाट बेटा 1 बता रहे हैं, आदित्य प्रताप जी 60 से 80 बिल्कुल सही बेटा आपका। अगला जो अपना प्रश्न है वो है हरी खाद की फसल के अपघटन के लिए उपयुक्त तापमान।
हरी खाद वाली जितनी फसलें मृदा में अपघटन होगा, कौन से तापमान पर सही अपघटन हो पाएगा? जल्दी से बताएं बेटा। 10 से 15 डिग्री, 16 से 21, 25 से 35 और 37 से 44। सबसे पहले जवाब आया है राहुल से लाडला चिंटू 3 बता रहा है, आदित्य प्रताप 3 बता रहे हैं, नेहा प्रजापत, संजू चौधरी काफी समय बाद जवाब आया है, धर्मराज जाट बेटा 3 बता रहे हैं, चिंटू बेटा 3 बता रहे हैं, पायल बेटा डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं डी, लगभग बच्चे बता रहे हैं सी। तो यहाँ सही होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सही होगा वो कौन सा? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भरताल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, विजयपाल बिल्कुल सही बता रहे हैं, बेटा सैनी जी का जवाब है 3 बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है हरी खाद के लिए उगाई सनई की फसल की पलटाई बुआई के कितने समय बाद करते हैं? सनई की जो पलटाई करते हैं वो कितने समय बाद करते हैं? 1 से 2 सप्ताह है, 3 से 6 सप्ताह है, 6 से 8 सप्ताह है या 10 से 12 सप्ताह? कौन सा जवाब सही होगा यहाँ? हरी खाद के लिए उगाई गई सनई की फसल होती है उसकी पलटाई करते हैं। जवाब आया कुसुमलता बेटा 3 बता रहे हैं, सैनी जी 3 बता रहे हैं, राहुल जगह लाडा चिंटू, कल्पना धाकड़ बेटा सी बता रहे हैं, पायल बेटा सी भी बता रहे हैं, आदित्य प्रताप जी 3 बता रहे हैं, पायल 2 बता रहे हैं, नेहा, जीतू राजपूत जी, चिंटू, पायल सभी बच्चे बता रहे हैं 3। तो यहाँ सही जवाब होगा 6 से 8 सप्ताह है। लगभग हम कह सकते हैं 1/1 से 2 से 2 माह तक। कितना होगा? लगभग कह सकते हैं 45 से 60 दिन। कितने से बाद? 45 से 60 दिन पर पलटाई करनी चाहिए। यहाँ जो सही होगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुसुमलता बिल्कुल सही है बेटा आपका, नेहा प्रजापति जी का जवाब सही है, पुष्पन अवस्था। हाँ, हरी खाद का मतलब होता है पुष्पन अवस्था के समय। दलहनी फसलें हो सकती है, दलहनी फसलें हो सकती है, लेकिन उनको मृदा में मिलाएंगे कब? पुष्पन अवस्था के समय मिलाएंगे, पुष्पन अवस्था के समय। अगला है भारत में साधारणतया हरी खाद के लिए कौन सी फसलों का उपयोग किया जाता है? भारत में साधारणतया हरी खाद के लिए कौन सी फसलों का उपयोग किया जाता है? हेमाबाई मीणा बेटा 1 बता रहे हैं, विजयपाल बेटा 1 बता रहे हैं, हेमराज जाट 1 बता रहे हैं, धर्मराज जाट 1 बता रहे हैं, संजू चौधरी बेटा 1 बता रहे हैं, चिंटू बता रहा है दलहनी फसलें बिल्कुल सही है बेटा आपका, बनवारी लाल जी 1 बता रहे हैं, सभी बच्चे लगभग बता रहे हैं 1। तो यहाँ कौन सा होगा? दलहनी फसलें। बेटा भारत में हरी खाद के लिए दलहनी फसलों का चयन क्यों किया जाता है? प्रिया कुमार बिल्कुल सही बेटा, प्रदीप मीणा जी बिल्कुल सही है आपका, ताराचंद जाट का जवाब नहीं आया, काफी समय से कहाँ चला गया वो, कुसुम लता मीणा बेटा मेवाड़ा बिल्कुल सही बता रहे बेटा 1। देखें हरी खाद वाली फसलों के दलहनी फसलों का चयन क्यों करते हैं? दलहनी फसलें क्या होती है? इनकी जड़ों में राइजोबियम गांठें होती है, राइजोबियम जीवाणु रहता है। इनकी जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में गांठें होती है, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का जो जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु, वो उपस्थित रहता है। वो जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट NO3- और NH4 में कन्वर्ट करता है, ये इसको बदल देता है, इसे कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जब तक ये फसलें मृदा में खड़ी रहती है या फसल खड़ी रहेगी तब तक की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। उसके बाद जब मृदा में रहती है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देती है। बिल्कुल बेटा नाइट्रोजन के लिए जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, धर्मराज जाट बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। ये फसलें जब तक मृदा में रहती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, राइजोबियम जीवाणु होता है, और हर फसल के लिए, हर दलहनी फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम की प्रजातियां काम में ली जाती है। जैसा कि हमने कल क्लास में देखा था, जैसे रिजका के लिए कौन सी काम लेते हैं? रिजका, मेथी और सेंजी के लिए कौन सा काम लेते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई। कौन सा काम होता है? राइजोबियम मेलिलोटाई। बरसिम के लिए काम होता है राइजोबियम ट्राइफोलाई। कौन सा काम होता है? ट्राइफोलाई। बिल्कुल बेटा चिंटू सही बता रहे हैं, विजय बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहाँ सही जवाब कौन सा था? दलहनी फसलें। कारण क्या है? इनमें राइजोबियम की गांठें होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए साधारण तथा वर्मी बेड क्यारी की चौड़ाई कितनी रखते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए साधारणतया या वर्मी बेड की क्यारी की जो चौड़ाई है वो कितनी रखी जाती है?
क्या आदि की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? कुछ बच्चे बता रहे हैं 1 से 3 फीट। आदित्य प्रताप जी 2 बता रहे हैं। सबसे पहले जवाब आया है आदित्य। आदित्य प्रताप जी का जवाब है 3 से 4 फीट। तो यहां सही जवाब होगा 1 मीटर। कौन सा होगा? 1 मीटर। 3 से 4 फीट। संजू चौधरी बेटा 2 बता रहे हैं, विजयपाल 2 बता रहे हैं, भरतलाल डामोर बेटा भी बता रहे हैं, जीतू राजपूत जी, धर्मराज जाट, जीतू राजपूत, सोनू कुमावत, नेहा प्रजापत, सभी बच्चे बता रहे हैं बी। तो यहाँ सही जवाब होगा 3 से 4 फीट। तो चौड़ाई कितनी रखते हैं? वो रखे थे 3 से 4 फीट। सैनी जी बिल्कुल 1 मीटर आपका सही जवाब है। जीतू राजपूत जी सही बता रहे हैं। बिल्कुल बेटा, आप सभी बच्चों का जवाब सही है 2। अगला जो अपना प्रश्न है वो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, ये तो वही था। अगला अपना प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त तापमान है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होगा? जल्दी से, वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त तापमान क्या होगा? बड़ा कुछ समय पहले बात हुई थी नमी की। अगर नमी की बात करते हैं तो कितनी होनी चाहिए? 25 से 30% कह सकते हैं, 30 से 35%, लगभग नमी कितनी? 30% रखी जाती है। अब बताएं तापमान कितना रखा जाता है? सभी बच्चों का जवाब आया 25 से 30। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सोनम वर्मा बेटा गुड इवनिंग। सोनम जी गुड इवनिंग बेटा, लास्ट टाइम पे आए हो, 1-2% बचे हैं। कन्हैया प्रसाद जी बिल्कुल 30 सही बता रहे हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है बेटा, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नमी, चलो आगे आएगा, मैंने बता भी दिया। नमी की मात्रा कितने % आवश्यक होती है? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नमी कितने % आवश्यक होती है? पराग राजपूत, ARS बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। तीसरा ऑप्शन यहां सही बता रहे हैं। नमी मैंने बताया जस्ट कितनी है? 30%। बड़ा बेटा ये नमी है जो किस में नापते हैं? ये नमी किस में नापते हैं? दिया हुआ है परसेंट, तो नमी हमेशा ध्यान रखना किस में नापते हैं? प्रतिशत में। इसे कहते हैं नमी की मात्रा। यहां बेटा मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न 12 पूछा था, मर्दा नमी। मर्दा नमी किससे ज्ञात की जाती है? मर्दा में नमी होती है वो किससे ज्ञात की जाती है? मर्दा में नमी टेंसियोमीटर। मर्दा नमी ज्ञात करते हैं बेटा टेंसियोमीटर। मर्दा नमी किससे ज्ञात करते हैं? टेंसियोमीटर से ज्ञात की जाती है। यहां जो अपना ऑप्शन है वो रहेगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही रहेगा सी। चलो आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये रहा, आइसिनिया फोर्टिडा केचवे के अनुकूल परिस्थितियों में कितने समय में प्रजनन योग्य हो जाता है? आइसिनिया फोर्टिडा जो राजस्थान की प्रजाति वाला केचवा है, एपिजिक प्रजाति का है, वो कितने समय में प्रजनन योग्य हो जाता है? चिंटू बता रहे बेटा 4 सप्ताह है। चिंटू का ऑप्शन 2 है। कल्पना धाकड़ बेटा 3 बता रहे हैं। आदित्य प्रताप जी 2 बता रहे हैं। धर्मराज जाट बेटा 4 बता रहे हैं। कार्तिक सोनकर बेटा 4 बजे बता रहे हैं। बनवारी जी 2 बता रहे हैं। कल्पना धाकड़ सभी बच्चे बता रहे हैं 2। तो यहाँ कौन सा होगा? 4 सप्ताह, या हम कह सकते हैं 1 माह। 4 सप्ताह या 1 माह, यहाँ ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 4 माह है या 8 सप्ताह। 28 दिन बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। 1 माह मतलब लगभग 28 दिन। जीतू राजपूत जी बता रहे हैं 20%। सैनी जी बता रहे हैं 28 दिन, बिल्कुल सही बेटा आपका। नेहा प्रजापति भी बता रहे हैं। चलो सभी बच्चों का जवाब था बी, और ये बी जवाब बिल्कुल सही है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।